पिछले एपिसोड में मास्टर जी किसी फेरी को अपने साथ लेकर आए थे और उन्होंने चेन पिंगन की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ये वही लड़का है। अब अगले सीन में हम देखता है कि चेन पिंगन अभी भी वहीं पर था, लेकिन तभी हम देखता है कि वहाँ पर सियानियांग भी आ जाता है और कहने लगता है कि मैं आपसे मास्टर जुबान का हाफ डिसाइपल हूँ। तब इसके बारे में सुनकर चेन पिंगन कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसके बाद सियानियांग ब्रिज की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर वो कंडीशन नहीं होती तो फिर ये बहुत ही अच्छा होता। लेकिन हम देखता है कि चेन पिंगन को इसके बारे में समझ नहीं आता, जिसके बाद सियानियांग बताता है कि मास्टर जुबान ने मुझे ब्रिज का पार जाने के लिए मना किया है और अगर मैंने ऐसा करने का कोशिश किया तो वे मेरे पैर को तोड़ देंगे। लेकिन तभी हम देखता है कि वे दोनों जिसिन को देखते ही छुप जाते हैं और सियानियांग को समझ नहीं आता कि जिसिन यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर हम देखता है कि जिसिन ब्रिज के सामने ग्रीट करने लगता है, जिसे देख सियानियांग मजा लेते हुए कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन तभी चेन पिंगन कहता है कि उसका साथ वाला आदमी उतना सिंपल नहीं है और इसीलिए हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन हम देखता है कि सियानियांग इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं था, इसीलिए चेन पिंगन समझाता है कि हम किस परेशानी में आ सकते हैं और अब इसीलिए हम देखता है कि वे यहाँ से चले जाते हैं। वही चेंग जिन जिसन से कहता है कि मेरे हिसाब से तुम्हारा ये टाउन यहाँ पर पिछले 3000 सालों से है, लेकिन फिर भी चाहे यहाँ पर कितनी भी खतरनाक फ्लड क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर लगे हुए स्वॉर्ड को पार नहीं कर पाता। फिर वो बताने लगता है कि ये स्वॉर्ड कोई सिंपल स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि असल में इसे यहाँ पर सेंट के द्वारा यूज किया गया था ताकि ड्रैगन एनर्जी को पुल के बॉटम से गायब होने से रोका जा सके। फिर वो बताता है कि ड्रैगन एनर्जी इसके पीछे की असली वजह है, जिसकी वजह से ये टाउन अभी तक भी यहाँ पर बचा हुआ है और इसके अलावा यहाँ पर तो बहुत सारे टैलेंट और अपॉर्चुनिटी है। तभी जिसिन उससे पूछता है कि क्या वो रियल ड्रैगन सच में मर गया, जिसके बाद हम देखता है कि चेंग जिन से 3000 साल पहले हुए ड्रैगन स्लेइंग बैटल के बारे में बताने लगता है, जिसमें कि बहुत सारे कल्टिवेटर मारे गए थे और यहाँ तक कि इसमें बहुत सारे सेंटर, बहुत सारे स्कूल के मास्टर भी मारे गए थे। तब यह सुनकर जिसिन कहता है कि मैं भले इसके बारे में उतना अच्छे से नहीं जानता, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ड्रैगन ज्यादा कुछ नहीं है, बल्कि यह तो बहुत ही सिंपल है। तब इस पर चेंग जिन कहता है कि रियल ड्रैगन भले ही मर गया, लेकिन फिर भी लक अभी भी एग्जिस्ट करती है। फिर वो आगे कहता है कि अगर इसके रियल आइडेंटिटी के बारे में बात किया जाए तो फिर इसके लिए केवल 3 वर्ड ही काफी नहीं है, बल्कि इसका मीनिंग असल में काफी अलग है। तब इस पर जिसिन कहता है कि अगर रियल ड्रैगन बोन भी बन गया तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी ड्रैगन बॉल काफी टाइम के लिए जिंदा रह सकता है। और तभी अचानक से उसे याद आता है कि उसने इसे जीगुई के पास में देखा था और अब इसीलिए इसे पता चलता है कि असल में कोई और नहीं बल्कि तो जीगुई है। वही उधर हम देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे क्रैक आने लगे थे और इसीलिए इससे देख जीगुई परेशान होती है। वही जिसिन चेंगजिन से कहता है कि यह तो असल में जीगुई है। तब इस पर चेंगजिन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम इसके बारे में याद रखना, क्योंकि डाली की सारी प्लानिंग विंड और वाटर के वजह से है, इसीलिए फ्यूचर में वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में और ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा हम देखता है कि वो एक और आदमी से भी इसे केयरफुल होने के लिए कहता है, जिस पर जिसिन उससे पूछता है कि वो कौन है। तब इस पर वो इससे बताने लगता है कि मैं और डाली केवल 50 साल में सक्सेस होने में कामयाब हो गए थे, जहाँ पर हमने टेरिटरी को 140 कंट्री और 1500 सिटी तक फैला दिया था और इसीलिए इसमें से आधा क्रेडिट उसे ही जाता है। तब इस पर चेंगजिन कहता है कि तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही गेस किया, क्योंकि इसका आधा क्रेडिट सच में उसी का है। मगर तभी हम देखता है कि कोई इन पर नजर रख रहा था, जो इसके बारे में बताने के लिए गुओसी के पास आता है और फिर कहता है कि चेंगजिन जिसिन से मिल गया है, जबकि वही तीनों रिलीजियस और तीनों फैमिली के लोग भी बहुत जल्द यहाँ पर आने वाले हैं, जो कि उस चीज को यहाँ से लेकर जाएंगे। मगर वही हम देखता है कि गुओसी अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता, जिसके बाद इसका आदमी कहने लगता है कि मास्टर जी अभी भी यहाँ से जाने वाला नहीं है। लेकिन अब हम देखता है कि गुओसी इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर कहता है कि तुम तो ट्रेंड के खिलाफ में जाने के लिए कोशिश कर रहे हो और इसीलिए जो कोई भी ट्रेंड के खिलाफ में जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। वही अगले सीन में हम देखता है कि वो लड़की अपने फादर के साथ में फिश को पका रही थी, जहाँ पर वो इससे पूछते हैं कि आप चेन पिंगन को अपना डिसाइपल क्यों नहीं बना लेते। तब इस पर इसका फादर कहता है कि भले उसके पास में बहुत करेज है, लेकिन फिर भी उसके पास में उतनी ताकत नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मैंने उसे अपना डिसाइपल बना भी लिया तो फिर भी वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तो सच में बहुत ही ऑर्डिनरी है। लेकिन तभी वो लड़की फिश को वापस लेते हुए कहती है कि फिर भी क्या हुआ। फिर वो कहती है कि अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आपको उसके फिश को भी खाने की जरूरत नहीं है। तब यह सुनकर फादर उससे पूछता है कि क्या तुम पर्सनली उसे मिली हो। तब इस पर वो इसे बता देती है कि उसी ने लास्ट नाइट ये फिश मुझे दिया था। लेकिन यह सुनते ही फादर इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फिर उससे पूछता है कि तुमने इसके लिए क्या किया। तब हम देखता है कि वो लड़की इस तरह से बात करने के लिए इसे मना करने लगती है, जिसके बाद फादर इसे समझाता है कि तुम्हें उसके साथ में रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसके पीछे की प्लानिंग खराब हो जाए और इस तरह से यहाँ पर कोई डिजास्टर हो सकती है। अब इसीलिए हम देखता है कि वो इसे चेन पिंगन से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वही हम देखता है कि वो लड़की अभी भी इसके बात मानने के लिए रेडी नहीं होती, जिसके बाद वो कहता है कि तुम इन फिश को खाकर मोटी हो जाओ और फिर मैं देखता हूँ कि तुमसे शादी कौन करता है। तब हम देखता है कि वो लड़की ऐसे बात सुनकर
कर रोने लगती है। इसीलिए इसका फादर सब फिर से मनाने लगता है। वहीं हम देखता है कि चेन पिंगन वापस अपने घर पर जा रहा था, लेकिन तभी इसी बीच यहाँ पर इसे बाओ पिंग दिखाई देती है। इसीलिए वो इससे कहने लगता है कि तुम तो एकेडमी से हो, लेकिन तुम स्टडी करने के लिए क्यों नहीं गई। तब इस पर बाओ पिंग कहते हैं कि तुम मास्टर ची को इसके बारे में ना बताना। और हम देखता है कि वो फिर से कीड़े को पकड़ने के लिए चली जाती है। फिर हम देखता है कि चेन पिंगन अपने घर में जाने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखता है कि निंगी की पंच सलग जाती है। तब इसे देखते ही निंग कहती है कि तुम तो वापस आ गए और मुझे लगता है कि पंच टेक्निक तुम्हारे लिए काफी अच्छी है। तब हम देखता है कि चेन पिंगन ये बुक लेने के लिए जाना लगता है, लेकिन इस पर निंग कहने लगती है कि तुम्हें इसके लिए मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम इसे एक्सप्रेस करना चाहते हो तो ये चीज इतनी भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस पर चेन पिंगन कहता है कि ये बुक मुझे गुकैन को वापस करनी है, जिसके बारे में सुनते ही निंग थोड़ा सा नाराज होने लगती है। तब इस पर चेन पिंगन कहता है कि चाहे इस बुक में कुछ भी क्यों ना लिखा हुआ हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे मेरे लिए पढ़ोगी। लेकिन तभी हम देखता है कि निंग इस बात से नाराज हो जाती है और फिर वो बुक इसे वापस करके यहाँ से चली जाती है। मगर तभी हम देखता है कि यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज होने लगी थी और यहाँ पर बहुत सारे लोग किसी चीज के लिए आने लगे थे। वही उधर हम देखता है कि जी गुई जिसिन के साथ में होती है, जहाँ हम देखता है कि आसमान में फिर से बहुत सारे क्रैक होने लगे थे और इसीलिए इसे देख जी गुई को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है। फिर हम देखता है कि वो चुपचाप यहाँ से बाहर आ जाती है ताकि वो इसके बारे में कुछ कर सके। मगर वही हम देखता है कि जो आदमी यहाँ पर आया था वो अपने पावर का यूज करने लगता है, जो कि अब एक टाइगर के रूप में चेंज हो गया था। मगर तभी हम देखता है कि दूसरा वाला आदमी भी अपने पावर का यूज करने लगता है, जो कि अब एक पगोड़ा के रूप में चेंज हो गया था। वही एक और लड़की कहने लगती है कि तीनों रिलीजन के कल्टीवेटर उस जरूरी चीज को लेकर चले गए और भले ही डाली की परमिशन हमें मिल गई है, लेकिन क्या इसके लिए हमें मास्टर ची को इस तरह से इग्नोर करना चाहिए। तब इस पर इसके साथ वाला लड़का कहता है कि हाँ ये चीज थोड़ी सी अजीब है, लेकिन फिर भी हम अपने मास्टर को इस तरह से डिसोबे नहीं कर सकते। लेकिन फिर वो लड़की कहती है कि तुम इसके बारे में भूल जाओ। और अब हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने किसी पावर को यूज करने लगती है और इस तरह से उसने यहाँ पर कोई बैरियर को क्रिएट कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि इसके पास में कोई पावर आने लगती है, जो कि शायद किसी ट्रेजर के रूप में चेंज हो गई थी। मगर वही हम देखते हैं कि आसमान के बेक्रैक अभी भी यहाँ पर बने हुए थे। इसीलिए जी गुई इसे कहती है कि तुम तो इसे ले जाने के लिए बहुत ही बेचैन हो और इसीलिए ऐसा लगता है कि तुम जितना जल्दी हो सके लोगों को हेल में भेजना चाहते हो। फिर हम देखता है कि वो इसके बारे में बात करने के लिए लोकस ट्री के सामने आ गई थी, जहाँ वो कहने लगता है कि वो सेंट तो मोराल से भरा हुआ है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम इसके लिए मुझे ब्लेम करना चाहते हो। फिर वो कहती है कि इन 1000 सालों में तुम्हारे डिसेंडेंट को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसके बारे में मैंने पहले तो कोई बात नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका हिसाब किताब करना ही होगा। और फिर वो कहती है कि तुम तो बहुत ही सिमलेस हो। फिर वो लू ली जामा और सो के बारे में बात करते हुए कहती है कि ये तुम्हारा 4 सरने में है और इसीलिए तुम्हें कम से कम 3 लोकस्ट लीफ को गिराना होगा और अगर इसमें से एक भी कम हुआ तो मैं इसके लिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वो कहने लगती है कि डाली डायनेस्टी के पास में तुम्हारा सरनेम है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है। फिर वो कहती है कि चाहे तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं जैसे यहाँ से बाहर जाऊंगी मैं डाली के सरनेम को चेंज कर दूंगी। फिर हम लगता है कि वो काउसी के बारे में भी बात करने लगती है और कहती है कि वो किसी कंट्री का रियल किंग कैसे बन गया, लेकिन मैं इसके बारे में बता देना चाहती हूँ कि अगर मैं नहीं होती तो ये बहुत टाइम पहले फ्लड में बह गया होता। फिर वो कहती है कि लोकस्ट लीफ तो अपॉर्चुनिटी के जैसी है और इसीलिए तुम मुझे एक और ज्यादा पीस क्यों नहीं देते। मगर तभी हम देखता है कि बैग में बहुत सारे लोकस्ट लीफ आ गए थे, लेकिन अभी भी हम देखता है कि जी गुई शांत होने वाली नहीं होती और कहती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यह टाउन कोलैप्स होने वाला है, जिसके बारे में वैसे तो ऑर्डिनरी लोग बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उन सेंट को तो इसके बारे में सोचना चाहिए। फिर वो कहती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द तुम भी हेवन और अर्थ के द्वारा डिस्ट्रॉय होगे और इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल भी अच्छी मौत नहीं मरोगे। लेकिन तभी हम देखता है कि माँ सच्ची भी इसके बातों को सुन रहे थे और वे जीगुई से कहता है कि घर को छोड़ने के बाद तुम केयरफुल रहना। तभी हम देखता है कि जीगुई पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करती है, लेकिन माँ सच्ची अब यहाँ से चले गए थे। मगर तभी हम देखता है कि उसकी नजर लोकस लीफ के ऊपर जाती है और फिर वो इससे खाते हुए यहाँ से निकल जाती है। वही निंग चिन पिंगन से कहते हैं कि तुम इसके बारे में बोलने से पहले अच्छे से सोच लेना, क्योंकि तुम्हारे पास में सॉरी बोलने के लिए केवल एक ही चांस है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि चिन पिंगन कुछ भी नहीं बोल रहा था, इसीलिए निंग फिर से गेट को बंद करने लगती है। लेकिन तभी चिन पिंगन कहता है कि मैं पंच टेक्निक के बारे में सीखना तो चाहता हूँ, मगर मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मैं इसके बारे में समझ नहीं पा रहा और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम इसके बारे में मुझे सिखाओगी। तब हम देखता है कि निंग भी इसके लिए रेडी हो गई थी और कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखता है कि वो इसे अपने पास में बुलाने लगती है, लेकिन चिन पिंगन अभी भी वहाँ पर नहीं जा रहा था। अब इसीलिए हम देखता है कि निंग इस पर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि क्या तुम मेरे हाथों से पीटना चाहते हो। जिसके बाद हम देखता है कि चिन पिंगन आखिरकार इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसके पास में आ जाता है। फिर हम देखता है कि वो इससे कई सारे चीजों के बारे में समझाने की कोशिश करती है, जहाँ पर चिन पिंगन लगातार इसे बड़े ध्यान से देख रहा था। लेकिन तभी हम देखता है कि
निंग जैसे इसे देखती है वो अपने नजर को नीचे कर लेता है। मगर अब हम देखते हैं कि वो सब पंच टेक्निक के बारे में सिखाने के लिए रेडी हो गई थी और फिर उसे बताती है कि इसे शेकिंग द माउंटेन का नाम से जाना जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो इसे धीरे धीरे करके सारी चीजों के बारे में समझाने लगती है ताकि चेन पिंगन अच्छे से इसके बारे में सीख सके। फिर वो कहती है कि मार्शल आर्ट के दुनिया में ऐसा कोई जरूर होना चाहिए जो कि इसे डेस्टिनी के साथ में आगे ले जा सके। मगर तभी हम देखते हैं कि चेन पिंगन को एक वर्ड के बारे में समझ नहीं आता और इसीलिए वो निंग से इसके बारे में फिर से बताने के लिए कहता है। तब हम देखता है कि निंग भी उसे इसके बारे में बताने लगती है, लेकिन यह सुनते ही चेन पिंगन वहाँ से दूर हट जाता है। जिस पर निंग कहती है कि मैं तो केवल तुम्हें इसके बारे में बताने की कोशिश कर रही थी। फिर वो बताती है कि यह चीज डालेली रेन को देखने से आई थी जिसमें कि पंच बिल्कुल रेन के जैसे हैवी है। तब इसके बारे में सुनकर चेन पिंगन भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि यह पंच तो सच में काफी पावरफुल है। तब इस पर निंग इसे बताती है कि यह चीज भी रिल्म के लेवल पर डिपेंड करती है, लेकिन हम देखता है कि चेन पिंगन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसीलिए हम देखता है कि निंग इसे रिल्म के लेवल के बारे में बताने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो इसे बताने लगती है कि मार्शल आर्ट की दुनिया 9 रिल्म में डिवाइडेड है और कुछ लोग तो मानते हैं कि इससे भी आगे एक 10वां रिल्म भी है। फिर हम देखता है कि वो इसे एक एक करके सारी चीजों के बारे में बताने लगती है, जहाँ पर कि सबसे पहले की ट्रेनिंग आती है। इसके बाद हम देखता है कि वो इसे फिजिकल ट्रेनिंग के तीनों रिल्म के बारे में बताने के लिए रेडी हो गई थी, जहाँ पर कि पहला रिल्म एम्ब्रॉय रिल्म है जो कि बिल्कुल एक क्ले बॉडी के जैसे होती है और यही से असल में मार्शल आर्ट की जर्नी शुरू होती है। फिर वो इसे सेकंड रिल्म के बारे में बताती है जिसे कि वुडन टायर रिल्म के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी तरह हम देखते हैं कि वो इसे थर्ड रिल्म के बारे में भी बताती है जिसे कि मर्क्यूरी रिल्म के नाम से भी जाना जाता है। फिर वो बताती है कि यहाँ पर ब्लड बिल्कुल मर्क्यूरी के जैसे हो जाती है और इसीलिए ये बिल्कुल लाइट हो जाती है। इसके बाद वो इसे फोर्थ रिल्म के बारे में बताती है जिसे कि हीरोइक सोल रिल्म के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी तरह हम देखते हैं कि निंग एक एक करके इसे सारे रिल्म के बारे में बता रही थी जिसे कि चेन पिंगन भी बड़े ध्यान से देख रहा था और अब वो भी इसके बारे में प्रैक्टिस करने के लिए इंटरेस्टेड होता है। वहीं अगले सीन में हम मास्टर ची को कोई सील बनाते हुए देखते हैं जहाँ पर कि कोई इनसे मिलने के लिए आया हुआ था और वो कहता है कि तीनों फैमिली इसमें बहुत ही आसानी से कामयाब हो गए और वे उस चीज को भी लेकर चले गए। फिर वो कहता है कि मैं भी माउंटेन जेड प्लेग को लेने वाला हूँ और अब इसीलिए मुझे लगता है कि इस टाउन के पास में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मगर वही हम देखता है कि मास्टर ची को इसके बारे में अभी भी कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। तभी वो आदमी इनसे पूछता है कि क्या आप किसी के लास्ट पीस को इनहेरिट करना चाहते हैं, लेकिन इस पर मास्टर ची केवल इतना कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा और इसीलिए वे इसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर वो कहने लगता है कि सही चीजों के लिए अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन ये चीज तो उस लड़के के लिए काफी बड़ी है। अब इसीलिए हम देखता है कि इनको इसके बारे में काफी चिंता होती है और कहते हैं कि वो तो अभी काफी वीक है। मगर तभी वे देखता है कि चेन पिंगन अब प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है, जहाँ पर कि वो इसमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो रहा था। अब इसीलिए निंग से कहते हैं कि तुम लेवल 9 के बारे में तो भूल जाओ क्योंकि तुम तो अभी लेवल 1 में भी सही से नहीं कर पा रहे। लेकिन इस पर चेन पिंगन कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मास्टर ची ने कहा था कि किसी चीज के लिए इतना आसानी से हार नहीं माननी चाहिए और अगर तुमने किसी चीज के बारे में डिसाइड कर लिया तो फिर इसके लिए तुम्हें 1000 बार क्या मिलियन बार भी इसके लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। तब हम देखता है कि मास्टर ची भी इसे देख मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि इनको पता था कि चेन पिंगन इतना आसानी से हार नहीं मानेगा। अब इसी तरह हम देखता है कि धीरे धीरे यहाँ पर काफी टाइम गुजरने लगता है, जहाँ पर कि चेन पिंगन अभी भी हार नहीं मानता और वो अभी भी लगातार अपने प्रैक्टिस को कर रहा था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।